वेलकम टू अपना सपना JRF एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं PYQs प्रैक्टिस फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस दिसंबर 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो पेपर हमारा जून 2020 शिफ्ट 2 के अंदर हुआ है, जो पेपर हमारा जून 2020 शिफ्ट 2 के अंदर हुआ है, उस पेपर में जितने भी मैचिंग टाइप क्वेश्चन आए हैं उनको हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो हमारा आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये आया है यूनिट नंबर 1 यानी बायोकेमिस्ट्री से। तो यहाँ पर आपको दो कॉलम दिए हैं, कॉलम ए एंड बी। कॉलम ए के अंदर आपको साइंटिस्ट का नाम दिया गया है और कॉलम बी के अंदर इन साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया है, किस चीज़ की स्टडी की है, उसके बारे में आपको बताया है। मैच करके बताना है कि यहाँ पर चारों ऑप्शन में से कौन सा उसके लिए सही आंसर है। तो देखिए, एक है लिनस पॉलिंग है, इमल फिशर है, जॉन कैंड्रयू है और क्रिश्चियन एनफिंसन है। इन चारों के बारे में आपको बताना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन का आंसर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो जर्मन केमिस्ट हैं जिनका नाम था एमिल फिशर। उन्होंने प्रपोज किया था लॉक एंड की हाइपोथेसिस इन 1894। 1894 के अंदर इन साइंटिस्ट ने हमें बताया कि जो एंजाइम्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर काम करते हैं उनसे सबस्ट्रेट आकर के बाइंड होता है। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में कैसा रिलेशन है, वो कैसा इंटरेक्शन करते हैं, उसके बारे में बताया था। और इनका जो मतलब हाइपोथेसिस था, इनकी जो थ्योरी थी उसको बोला गया था लॉक एंड की थ्योरी। मतलब जैसे एक लॉक के अंदर की फिट हो जाती है, कोई दूसरी की फिट नहीं होती, ऐसे ही एक सबस्ट्रेट जो है केवल एक ही एंजाइम में फिट होता है, कोई दूसरा सबस्ट्रेट किसी दूसरे एंजाइम में फिट नहीं हो सकता। ठीक है, मानो ये कोई एंजाइम है मेरे पास, तो इसमें इसका पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ही आकर के फिक्स होगा, कोई दूसरा सबस्ट्रेट यहाँ आकर के फिक्स नहीं होता, जैसे कोई दूसरी की इस लॉक के अंदर आकर के फिक्स नहीं होती है। ठीक है, The hypothesis state that enzyme have a specific shape that match the shape of the substrate. एंजाइम के पास एक ऐसी शेप होती है जो केवल उसके सबस्ट्रेट से ही मैच करती है। The substrate fit into the enzyme like a key fits into a lock. एक सबस्ट्रेट एंजाइम के अंदर आकर के इस तरीके से फिट हो जाता है जैसे कि जो चाबी होती है वो ताले के अंदर फिट होती है। ठीक है, तो जो एमल फिशर होते हैं, एमल जो फिशर है, उन्होंने हमें बताया अबाउट द लॉक एंड की हाइपोथेसिस रिगार्डिंग द एंजाइम्स। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट दिए हैं लिनस पॉलिंग। तो लिनस पॉलिंग साथ में दो साइंटिस्ट और थे जिनका नाम था रॉबर्ट कोरी एंड हरमन ब्रैनसन। ये जो तीन साइंटिस्ट हैं, इन तीनों ने मिलकर के प्रपोज किया था अल्फा हेलिक्स इन 1951। 1951 के अंदर जो प्रोटीन में अल्फा हेलिक्स होता है उसकी प्रोटीन को डिस्क्राइब किया था इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर। पोलिंग प्रिडिक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ द अल्फा हेलिक्स प्रोटीन। जो पोलिंग है उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि अल्फा हेलिक्स की स्ट्रक्चर जो है वो कैसी हो सकती है। कैसे? एक्सरे डिफ्रैक्शन की हेल्प से उन्होंने पैटर्न पता किया अल्फा कैरेटिन प्रोटीन का। एक प्रोटीन होता है कैरेटिन, उसमें जो अल्फा फॉर्म होती है उसको बोलते हैं अल्फा कैरेटिन प्रोटीन। तो उसके पैटर्न को पोलिंग ने पता किया विद द हेल्प ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन और इसी वजह से पोलिंग जो है उनको मिला था नोबेल प्राइज। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर इन 1954 के अंदर उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था अपने काम को लेकर के। कौन सा काम? यही अल्फा हेलिक्स की जो स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन किया था। ठीक है, इसीलिए पोलिंग को हम फाउंडर ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी बोलते हैं। फाउंडर ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी हम बोलते हैं लिनस पॉलिंग को। ठीक है, तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। आगे देखिए, नेक्स्ट है जॉन कैंड्रयू। जो जॉन कैंड्रयू है ये एक अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे जिन्होंने ये कि फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने रिवील किया था 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ मायोग्लोबिन इन 1958। ये एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने फर्स्ट टाइम हमें बताया कि जो मायोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है हमारी बॉडी के अंदर, उसका स्ट्रक्चर कैसा है इन 1958 के अंदर। Kendrew used X-ray crystallography to determine the arrangement of atom in the protein. He shared the 1962 Nobel Prize in Chemistry with Max Pertu for this discovery. अपनी इस डिस्कवरी को लेकर कि उन्होंने मायोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के बारे में बताया, 1962 में एक और साइंटिस्ट के साथ में उन्होंने नोबेल प्राइज को शेयर किया। मायोग्लोबिन होता क्या है? ये एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारे मसल्स के टिश्यूज में मिलता है, ऑक्सीजन को स्टोर करता है और ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। एक एसेंशियल कंपोनेंट है हमारे मसल सेल का और रोल प्ले करता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन को
कंप्लीट फुलफिल करने में वहाँ पर मायोग्लोबिन हेल्प करता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक बातें समझ आई हैं। चलिए एक बार मैच कर लेते हैं। तो जो लिनस पॉलिंग है उन्होंने हमें बताया था मॉडल ऑफ अल्फा हेलिक्स, ठीक है, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है। तो ए का हो जाएगा सेकंड, और ए का सेकंड हमें दो ऑप्शन में दिया है, यानी फर्स्ट को और फोर्थ को मैं डायरेक्टली कट कर सकती हूँ। जो एमिल फिशर है उन्होंने हमें बताया लोक की मॉडल, यानी बी का है थर्ड, और बी का थर्ड दिया है मुझे केवल सेकंड ऑप्शन में, तो मैं थर्ड को भी कट कर सकती हूँ। ओके, जॉन कैंड्रू ने बताया था मायोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को, यानी सी का हो जाएगा 1, और जो क्रिश्चियन एनफिंसन है उन्होंने बताया था सीक्वेंस स्ट्रक्चर रिलेशनशिप, मतलब प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है वो समहाउ डिसाइड करता है कि आगे जाकर के इसकी स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, 3D होगी, 2D होगी या फिर 4D होगी, इस तरीके से। मतलब कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, वो कौन डिसाइड करता है? उस प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड है उनका सीक्वेंस ये डिसाइड करता है कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी। तो सीक्वेंस और स्ट्रक्चर का जो रिलेशन है वो हमें बताया था क्रिश्चियन एनफिंसन ने। तो डी का हो जाएगा फोर्थ, और डी का यहाँ पर फोर्थ दिया है, यानी कि द सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आया हुआ है यूनिट नंबर 2 यानी सेल बायोलॉजी से। यूनिट नंबर 2 सेल बायोलॉजी, और सेल बायोलॉजी का भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सेल साइकिल एंड सेल रेगुलेशन से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सेल साइकिल वाला, और यही से क्वेश्चन है। तो यहाँ आपको कॉलम ए के अंदर दिया है सेल साइकिल को रेगुलेट करने वाले प्रोटीन, और कॉलम सेकंड के अंदर आपको दिया है कि उनका फंक्शन क्या है, मतलब वो क्या रेगुलेट करते हैं। मैच करके बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फर्स्ट दिया है सीडीके एक्टिवेटिंग काइनेज यानी कैक, जिसको हम बोलते हैं कैक। वेट अ मिनट, सीडीके एक्टिवेटिंग काइनेज यानी कैक, इसके बारे में बताना है। V1 काइनेज, P27 इन मैमल्स एंड P21 इन मैमल्स, इनके फंक्शन को आपको बताना है। तो पहले भी मैंने आपको वीडियो की हेल्प से ही समझाया हुआ है कि सेल साइकिल रेगुलेशन में जो कैक है यानी CAK है और साथ में V1 है, उनका रोल क्या होता है। देखिए, जो CDK1 है और एक है एम साइक्लिन, ये ऐसे फैक्टर हैं जो कि सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इन दोनों का साथ में आना जरूरी होता है। ये है CDK साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, और ये है साइक्लिन। तो दोनों जब साथ में आते हैं तब जाकर ये फंक्शन कर पाते हैं। तो यहाँ क्या है कि दोनों साथ में तो आ गए हैं लेकिन अभी भी एक्टिव नहीं है। ठीक है, ये तो आ गए हैं लेकिन अभी भी क्या है, ये कॉम्प्लेक्स क्या है, इनएक्टिव है। अब इनएक्टिव होने के बाद यहाँ पर दो चीजें होती हैं। एक काइनेज है V1, काइनेज का मतलब होता है एक ऐसा एंजाइम जो किसी दूसरे प्रोटीन पर या फिर किसी दूसरे कंपोनेंट पर या फिर किसी दूसरे फैक्टर पर फॉस्फेट को ऐड करता है। ऐसे एंजाइम को हम काइनेज बोलते हैं। तो ये V1 भी क्या है, काइनेज है, और ये कैक भी क्या है, काइनेज है। दोनों काइनेज है, यानी दोनों फॉस्फेट को ऐड करेंगे। कहां पर, इस कॉम्प्लेक्स पर, लेकिन दोनों का इफेक्ट डिफरेंट होगा। देखो कैसे, जो V1 होता है ये फॉस्फेट को ऐड करता है, लेकिन जो फॉस्फेट ये ऐड करता है वो इनिबिटरी होता है, मतलब इनिबिशन इन नेचर होता है, इनिबिट कर देता है चीज़ों को। तो V1 आकर के फॉस्फेट को ऐड कर देता है लेकिन इसको इनिबिट कर देगा। कैक जो है ये भी फॉस्फेट ऐड करेगा, लेकिन ये ऐसा फॉस्फेट ऐड करेगा जो इस कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट कर देगा। इसीलिए V1 ने जो फॉस्फेट ऐड किया उसको बोलते हैं इनहिबिटरी फॉस्फेट, और कैक ने जो फॉस्फेट ऐड किया उसको बोलते हैं एक्टिवेटिंग फॉस्फेट। ठीक है, अब देखो इस पर दोनों फॉस्फेट लगे हैं, एक इनहिबिशन वाला भी और एक एक्टिवेशन वाला भी, लेकिन अभी भी ये इनएक्टिव है। अब ये एक्टिव कब होगा, ये एक्टिव होगा जब ये इनहिबिटरी फॉस्फेट जो है यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो अगर हमें फॉस्फेट हटाना होता है तो एक एंजाइम है जिसका नाम है फॉस्फेटेज। ये एक ऐसा एंजाइम होता है जो फॉस्फेट को हटा देता है। तो हमें क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स को एक्टिव करने के लिए मुझे ये वाला फॉस्फेट हटाना पड़ेगा। तो मैं बुला के लाऊंगी यहाँ एक फॉस्फेटेज को जिसका नाम है CDC25। CDC25 अभी फिलहाल इनएक्टिव है। इस पर आकर ऐड होता है एक फॉस्फेट जो इसको एक्टिव करता है CDC25 को। अब ये एक्टिव हो गया है, अब ये किसी और का फॉस्फेट हटा देगा। तो जैसे यहाँ से ये फॉस्फेट हटा, ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है एक्टिव हो जाता है और एक्टिव होकर के सेल साइकिल को करवाता है।
ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई हैं। मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देती हूँ। मेरे पास क्या है, CDK होता है और साइक्लिन होता है। जब ये दोनों जुड़ जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, तब जाकर के सेल साइकिल को करवाते हैं। यहाँ ये दोनों आपस में आ तो गए हैं एक दूसरे के साथ में, लेकिन एक्टिव नहीं है। एक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि V1 ने अपना फॉस्फेट ऐड करके रखा हुआ है और ये फॉस्फेट इस पूरे कॉम्प्लेक्स को इनएक्टिव कर रहा है। इसीलिए मैं बुलाती हूँ CDC25 को, जो आकर के ये फॉस्फेट हटाएगा और उसको एक्टिव कर देगा। ठीक है, तो V1 का काम होता है टू ऐड द इनहिबिटरी फॉस्फेट और कैक का काम होता है टू ऐड द एक्टिवेटिंग फॉस्फेट। ठीक है, आई होप दोनों का फंक्शन जो है आपको समझ आ गया है। चलिए मैच कर लेते हैं। तो कैक क्या करता है? कैक करता है फॉस्फोराइलेट एंड एक्टिवेटिंग साइट इन द CDKs। CDKs की जो एक्टिवेटिंग साइट है वहां पर फॉस्फेट को ऐड करता है, यानी A का हो जाएगा फोर्थ। A का फोर्थ है और A का फोर्थ आपको केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। यानी एक मैचिंग करते ही हम अपने सही आंसर पर तो आ गई हैं। ठीक है, चलिए तो A का है फोर्थ, मैं लिख देती हूँ यहाँ A का फोर्थ है। V1 काइनेज क्या करता है? फॉस्फोराइलेट इनहिबिटरी साइट इन द CDKs प्राइमरली इन्वॉल्व इन द सप्रेशन ऑफ CDK एक्टिविटी बिफोर द माइटोसिस। ये CDK की एक्टिविटी को सप्रेस करता है, रोकता है। कैसे? टू ऐड द इनहिबिटरी प्रोटीन एट द इनहिबिटरी साइट। ठीक है, यानी B का हो जाएगा थर्ड। B का थर्ड, यहाँ पर आपको B का थर्ड भी दिया हुआ है। चलिए बात करते हैं P27 एंड P21 की। P27, तो P27 मैमल के अंदर मिलने वाला एक प्रोटीन है जिसके कई सारे नाम भी हैं, जैसे कि इसको हम KIP1 भी बोलते हैं। अच्छा, ये करता क्या है? ये एक साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर है। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज यानी कि CDK को इनहिबिट करेगा, दैट ब्लॉक द सेल साइकिल प्रोग्रेशन। मतलब मानो एक सेल साइकिल चल रही है, अचानक से कोई दिक्कत आ गई है, सेल चाहता है कि ये सेल साइकिल अब रुक जाए यहाँ पर, तो साथ में बुलाता है P27 को। P27 आकर के जो CDK जो सेल साइकिल को चला रहे हैं उनको इनहिबिट कर देता है ताकि सेल साइकिल रुक जाए और जो काम अभी पेंडिंग है वो हो जाए कंप्लीट। ठीक है, तो ये क्या है? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर है जो कि ब्लॉक करता है सेल साइकिल के प्रोग्रेशन को। इट प्रिवेंट सेल्स फ्रॉम डिवाइडिंग टू क्विकली और एट द रॉन्ग टाइम। मतलब कि मानो अगर सेल अभी मैच्योर नहीं हुआ है, सेल डिवाइड करने के लिए उस टाइम पर भी CDKs को रोक के रखा जाता है ताकि वो डिवाइड ना कर ले, या फिर अगर अभी सही टाइम नहीं है डिवाइड करने का तो भी ये P27 आकर के CDK को इनहिबिट कर देते हैं ताकि CDK एक्टिव होकर सेल साइकिल को रन ना कर दे। ठीक है, तो ये काम करता है P27। तो P27 अरेस्ट कर लेता है सेल्स को इन द G1 प्राइमरली बाय इनहिबिटिंग द CDK2 विच इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजिशन इनटू S फेज। बेसिकली ये करता क्या है? जो G1 का मतलब G1 में ये इनहिबिट करता है CDK2 को। CDK2 जरूरी होता है S फेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो इसको रोक देता है ताकि S फेज ही ना आए। S फेज नहीं आएगा तो सेल साइकिल रुक जाएगी। ये काम होता है P27 का। ओके, P21 क्या है? इज अ प्रोटीन दैट इनहिबिट द सेल साइकिल। ये भी एक ऐसा प्रोटीन है जो कि सेल साइकिल को इनहिबिट करता है। इसके और भी नाम है जैसे कि WEF1, CIP1 और CD11। P21 रेगुलेट सेल प्रोलिफरेशन बाय इनहिबिटिंग द सेल साइकिल थ्रू द साइक्लिन काइनेज पाथवे। जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज होते हैं उनके पाथवे को इनहिबिट करके ये सेल के प्रोलिफरेशन को रोकता है। ठीक है, इट कैन अरेस्ट द सेल साइकिल प्रोग्रेशन इन G1S एंड G2M ट्रांजिशन बाय इनहिबिटिंग CDK4, 6 साइक्लिन D एंड CDK2 साइक्लिन E रेस्पेक्टिवली। ठीक है, G1 और S को रोकने के लिए ये इनहिबिट करता है CDK4, 6 और साइक्लिन D को, और G2M ट्रांजिशन को रोकने के लिए ये इनहिबिट करता है CDK2 और साइक्लिन E को। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, ये तो क्या करता है P21, अगर DNA में डैमेज हो गया है, DNA में अगर डैमेज हो गया है या कोई म्यूटेशन हो गया है तो सबसे पहले सेल चाहेगा कि ये DNA को मैं रिपेयर कर लेता हूँ, उसके बाद सेल को डिवाइड करवाऊंगा। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है कि DNA डैमेज हो गया है
तो तब सेल साइकिल को रुकवाना है तो P21 की हेल्प ली जाएगी। लेकिन अगर सब कुछ सही है, बस सेल जो है अभी कंप्लीट मैच्योर नहीं हुआ है सेल डिवाइड करने के लिए, तो P27 होता है। यानी नेचुरल कंडीशन में अगर रोकना है तो P27 है, अगर अब नॉर्मल कंडीशन हो गई है तो आता है P21। ओके, सॉरी, चलिए मैच कर लेते हैं P27 एंड P21। तो सप्रेस G1-SCDK एंड्स SCDK's एक्टिविटी फॉलोइंग द DNA डैमेज। अगर DNA डैमेज हो गया है उस टाइम पर मुझे सेल साइकिल को रोकना है तो P21 की रिक्वायरमेंट होगी, यानी डी का हो जाएगा थर्ड। और डी का यहाँ पर आपको, वेट अ मिनट, डी का सेकंड, तो डी का सेकंड हो जाएगा। ओके, डी का है सेकंड। सी का हो जाएगा, देखिए सी क्या करता है, सप्रेस करता है G1-SCDKs को एंड SCDKs एक्टिवेशन को इन G1, हेल्प सेल विड्रॉ द सेल साइकिल व्हेन दे टर्मिनली डिफरेंशिएट, फॉस्फोराइलेशन बाय CDK2 ट्रिगर इज यूबिक्विटिनेशन बाय द SCF। इसमें ये कह रहा है कि ये सेल साइकिल को रोक के रखता है, और ये कब नहीं रोकेगा, जब CDK2 आएगा वो आकर के इसको ब्लॉक कर देता है, तब जाकर सेल साइकिल फिर चलना स्टार्ट करती है। ठीक है, तो सी का हो जाएगा 1, और यहाँ पर आपको सी का 1 दिया है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, ये आया है यूनिट नंबर 6 यानी प्लांट फिजियोलॉजी से, और सेम इसी टॉपिक पर क्वेश्चन आया है 2023 के अंदर भी, PR प्रोटीन से। मैंने करवा भी दिया है वो क्वेश्चन आपको। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, कॉलम X के अंदर आपको PR प्रोटीन का टाइप दिया है, और कॉलम Y के अंदर इनका फंक्शन, मतलब इनका जो नेचर है वो आपको दिया गया है। बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, तो देखिए PR प्रोटीन क्या होते हैं, इनकी फुल फॉर्म होती है पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन, आर प्रोटीन्स फॉर्म इन प्लांट इन द इवेंट ऑफ अ पैथोजन अटैक। मानो कोई भी एक बैक्टीरिया है या फिर फंगस है, फिर कोई प्रोटोजोआ है जो कि प्लांट को इन्फेक्ट करता है, अटैक करता है, तो जैसे ही वो इंसेक्ट या फिर माइक्रोब प्लांट पर अटैक करता है तो उस अटैक के रिस्पॉन्स में प्लांट कुछ प्रोटीन बनाता है, उनको बोलते हैं PR प्रोटीन, यानी पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन। ठीक है, दे आर इंड्यूस एज अ पार्ट ऑफ अ सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, जिसको सार भी बोलते हैं। तो ये सार का एक पार्ट है, मतलब प्लांट अपने आप को डिफेंस करने के लिए कुछ काम करता है। क्या काम है, PR प्रोटीन को बनाता है, तो ये सार का एक पार्ट है। ठीक है, कई सारे प्रोटीन प्लांट बनाता है अलग अलग टाइप के, जैसे कि PR2 है, β1,3 ग्लूकोनेज इसका नेचर है, PR3, 4 एंड 8 और 11 ये क्या होते हैं, ये डिफरेंट टाइप के काइटिनेज हैं। मतलब अगर फंगस अटैक कर रही है तो प्लांट जो है 3, 4, 8, 11 बनाएगा, जो काइटिनेज होता है, मतलब फंगस की जो सेल वॉल होती है उसको ब्रेक कर देगा ताकि वो जर्मिनेट ना कर पाए। PR5 जो है ये एक टाउमेटिन लाइक प्रोटीन है, PR6 जो है ये एक प्रोटीनेज इनहिबिटर है, PR7 ये एक एंडोप्रोटीनेज है, PR9 ये एक पेरोक्सीडेज है, PR10 ये एक राइबोन्यूक्लियेज है, PR12 ये एक प्लांट डिफेंसिन है, PR13 ये एक थियोनिन है, और PR14 ये एक लिपिड ट्रांसफर प्रोटीन है। तो ये बातें आपको याद करनी है। चलिए मैच कर लेते हैं। देखिए PR2 क्या है, PR2 है β1,3 ग्लूकोनेज, तो PR2 यानी A का हो जाएगा 4th, A का 4th आपको 2 में दिया है तो सेकंड कट और 4th कट। ओके, PR5 क्या है, देखिए PR5 है टाउमेटिन लाइक प्रोटीन, मतलब कि PR5 का हो जाएगा सेकंड, B का है सेकंड, और B का सेकंड आपको यहाँ दिया है तो ये भी कट हो जाएगा। PR12 क्या है, डिफेंसिन है, PR12 क्या है, डिफेंसिन है, तो PR12 है डिफेंसिन, यानी C का 1 और C का 1 दिया है। PR14 क्या है, β1,3 ग्लूकोनेज है, तो इसका हो जाएगा 4th, यानी D का हो जाएगा 4th। नहीं, वेट अ मिनट, PR14 लिपिड ट्रांसफर प्रोटीन है, PR14 क्या है, लिपिड ट्रांसफर प्रोटीन है, यानी D का हो जाएगा 3rd। तो 3rd ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, PR2 क्या है, β1,3 ग्लूकोनेज है, PR5 टाउमेटिन लाइक प्रोटीन है, PR12
प्लांट डिफेंसिन है और PR14 लिपिड ट्रांसफर प्रोटीन होते हैं। तो इस वजह से हमारा जो सही आंसर है वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अच्छा, ये आया है यूनिट नंबर 9 से, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म से। कॉलम ए के अंदर आपको प्लांट की स्पीसीज दी गई है और कॉलम वाई यानी सेकंड के अंदर आपको रिप्रोडक्टिव की फॉर्म दी गई है, यानी वो मोनोशियस है या फिर डायोशियस है। आपको मैच करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, तो देखिए मोनोशियस क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, और डायोशियस क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। इनका मतलब क्या है, इनका मतलब है बाइसेक्सुअल का मतलब है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, मेल भी और फीमेल भी, उन्हें हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल या फिर मोनोशियस। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास केवल एक ही सेक्स ऑर्गन है, या तो आइदर वो मेल है या तो वो फीमेल है, उनको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल या फिर डायोशियस प्लांट या फिर एनिमल बोलते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा प्लांट मोनोशियस है और कौन सा प्लांट डायोशियस है। ठीक है, तो जो बाइसेक्सुअल होते हैं वो मोनोशियस होते हैं, जो यूनिसेक्सुअल होते हैं वो डायोशियस होते हैं। देखो आप कैसे याद रख सकते हैं, उसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। जो ये वर्ड है बाद में मोनो के बाद जो इशियस वर्ड है, इसका मतलब होता है होम। ठीक है, तो इसमें मोनो मतलब एक है, वन होम है, और वन होम मतलब एक ही घर में दोनों हैं, मेल भी है फीमेल भी है, इसलिए ये बाइसेक्सुअल है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मोनो है तो बाई होगा और अगर डाई है तो यूनी होगा। मोनो अगर है तो उसके साथ में आप यूनी नहीं रख सकते, अगर मोनो है तो उसके साथ में आप बाई रखेंगे, और अगर डाई है तो उसके साथ में आप यूनी रखेंगे। ठीक है, तो वन होम यानी एक ही घर में क्या है, दोनों सेक्स प्रेजेंट है, तो बाइसेक्सुअल मोनोशियस। इसको कैसे याद रखेंगे, डायोशियस मतलब कि दो घर हैं, टू होम है, 1 and 2, और दोनों में अलग अलग है, मतलब एक में एक है, एक दूसरे में दूसरा है, तो ये यूनिसेक्सुअल है। तो डायोशियस क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल, और मोनोशियस होते हैं बाइसेक्सुअल। ओके, एग्जाम्पल देखिए, मैंगो है, जैसे कि मेज है, जैसे कि पॉपुलर है। ये तीन ऐसे प्लांट हैं जो कि मोनोशियस होते हैं यानी कि बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी कि इनके अंदर एक ही प्लांट में दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं, दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। अगर बात करें यूनिसेक्सुअल की तो कॉनिफर्स, जिसमें कि पाइनस वगैरह आ जाते हैं, गिंगो है, जैसे कि डेट पाम है। ये तीनों ऐसे प्लांट हैं जो कि डायोशियस है यानी कि यूनिसेक्सुअल है। ओके, चलिए मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो मैंगो है, ये मैंगो क्या है, ये बाइसेक्सुअल है, यानी कि ये बाइसेक्सुअल है तो ये मोनोशियस है, यानी ए का हो जाएगा फोर्थ, और मेज भी क्या है, मतलब ये भी मोनोशियस है, ये भी मोनोशियस है, और ये भी मोनोशियस है। गिंगो क्या है, ये डायोशियस है, कॉनिफर भी डायोशियस है, और डेट पाम भी डायोशियस है। तो यानी ए का क्या हो जाएगा, ए का थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, और बी का क्या है 1, 2 एंड 5, 1 to 5, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये आया है यूनिट नंबर 4, सेल सिग्नलिंग एंड सेल कम्युनिकेशन में जो इम्यूनोलॉजी वाला पार्ट है वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, कॉलम एक्स के अंदर दिया है आपको और कॉलम वाई के अंदर कुछ वायरस, कुछ बैक्टीरिया, कुछ पैथोजन का नाम दिया है। कॉलम वाई के अंदर आपको कुछ पैथोजन के नाम दिए हैं और कॉलम एक्स के अंदर आपको बताया हुआ है कि ये पैथोजन जो है अपने होस्ट को इन्फेक्ट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं। ठीक है, मानो कोई भी होस्ट है जिस पर इन पैथोजन को अटैक करना है, तो ये पैथोजन कौन सा मेथड यूज करते हैं ताकि होस्ट का जो इम्यून सिस्टम है उसको इवेड कर सके, मतलब उसको ब्रेक करके अंदर जा सके। ये आपसे पूछा हुआ है, मैच करके बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही आएगा। देखिए, जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है ये एक ऐसा वायरस है जो अपने अंदर बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज करता है। आपने देखा होगा, मानो कोल्ड हो जाता है, आज कोल्ड हो गया है तो 3-4 दिन के बाद वो ठीक हो जाता है, हमने दवाई ले ली तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन आप पाएंगे कि कुछ दिनों बाद हमें फिर कोल्ड हो जाता है, हालांकि हमने दवाइयाँ ली है लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, वो इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है अपने अंदर चेंज करके आता है। हमारी बॉडी ने उसके लिए जो है एंटीबॉडीज बना ली हैं ताकि वो अगली बार आए
तो उसको ख़त्म कर देंगे, लेकिन अगली बार हमें फिर से जुकाम हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो वायरस जो कि हमारे इम्यून सिस्टम ने ख़त्म कर दिया था और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना ली थी, वो वायरस ने अपने अंदर फिर से चेंज कर लिया और फिर से चेंज करके फिर से अटैक किया, तो बॉडी को फिर से एंटीबायोटिक बनानी मतलब एंटीबॉडीज़ बनानी पड़ी, तो टाइम लगता है, हमें फिर से जुकाम हो जाता है। तो आप देखते हैं कि जो इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं जो हमें जुकाम कोल्ड वगैरह करते हैं, वो अपने अंदर बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली चेंज करते हैं। ठीक है, तो देखो ये करते क्या है, चेंजिंग द एंटीजन एक्सप्रेस्ड ऑन देयर सरफेस, उनकी सरफेस पर जो एंटीजन होते हैं वो उनको फटाफट से चेंज कर लेते हैं। इस तरीके से वो अटैक कर पाते हैं अपने होस्ट पर। साथ साथ वो क्या करते हैं, अलाउइंग द पॉइंट म्यूटेशन इन द सरफेस एपिटोप्स रिजल्टिंग इन द एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। ये क्या करते हैं, सरफेस पर जो एंटीजन है उनको चेंज कर लेंगे, साथ साथ उनके सरफेस पर जो एपिटोप्स लगे होते हैं उन एपिटोप्स में पॉइंट म्यूटेशन करके वो अपने आप को चेंज करते रहते हैं। उसको बोलते हैं जेनेटिक एंटीजेनिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, मतलब इनकी जो एंटीजन है उसमें बार बार चेंज होना यानी कि एंटीजेनिक ड्रिफ्ट होता है। तो 1 में क्या आ जाएगा, ए और ई, मतलब इन्फ्लुएंजा वायरस ए भी करता है और ई भी करता है। तो 1 का ए है और ई का भी 1 है, यानी ए का 1 है और ई का भी 1 है। तो ए का 1, ई का 1, ए का 1, ई का 1, इसमें ए का 4 दिया है तो ये हमारा गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। चलिए आगे बोला है इंक्रीजिंग द फैगोसाइटिक एक्टिविटी ऑफ मैक्रोफाज। हमारी बॉडी में जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है उसमें एक सेल है मैक्रोफाज, उसका काम होता है कि जो बैक्टीरिया या फिर कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंट्री करता है तो ये मैक्रोफाज उसे इनगल्फ कर जाता है, फैगोसाइट कर जाता है, यानी खा जाता है। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर मैक्रोफाज में जो फैगोसाइटिक एक्टिविटी है उसको हम इंक्रीज कर देंगे तो हमें कोई भी बैक्टीरिया नहीं दिखाई देगा। मानो कोई बैक्टीरिया अंदर एंट्री कर गया है और हमने अपने मैक्रोफाज की जो एक्टिविटी है फैगोसाइट करने की उसको बढ़ा दिया है, तो वो सारे बैक्टीरिया को खा लेगा और कोई भी बैक्टीरिया बॉडी में नहीं बचेगा। ठीक है, तो अगर हमारी बॉडी के अंदर मैक्रोफाज की जो फैगोसाइटिक एक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर दिया जाता है तो नो बैक्टीरिया। ओके, तो बी का हो जाएगा 4th, और बी का 4th हमें दिया है केवल सेकंड ऑप्शन में, तो मैं फर्स्ट को भी कट कर सकती हूँ। ठीक है, चलिए डेवलपिंग द रेजिस्टेंस टू कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड लाइसिस। होस्ट के अंदर जो कॉम्प्लीमेंट पाथवे चलता है बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए, उससे ही रेजिस्टेंस ले लेना, मतलब वो जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम चलेगा होस्ट के अंदर उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होगा बैक्टीरिया पर। ठीक है, तो ये कौन करता है, ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो अपने आप को रेजिस्टेंट कर लेते हैं होस्ट के कॉम्प्लीमेंट पाथवे से। ठीक है, और इस तरीके से वो फिर होस्ट पर अटैक कर पाते हैं, यानी सी का हो जाएगा 3rd, और सी का 3rd भी दिया हुआ है आपको। ठीक है, इसके बाद सिक्रेटिंग द प्रोटीएज टू इनएक्टिवेट एंटीबॉडीज। हमारी बॉडी में या फिर होस्ट की बॉडी में जो भी एंटीबॉडीज है उनके अगेंस्ट प्रोटीन डाल दिया जाता है। कौन डालता है, ये जो निजेरिया है ये एक ऐसा पैथोजन है जो कि अपने होस्ट के अंदर प्रोटीएज को ट्रांसफर कर देता है ताकि जो होस्ट के अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट है इसके अगेंस्ट वो पहले ही किल हो जाए और ये आराम से अटैक कर सके। ठीक है, तो यानी कि जो डी है उसका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अच्छा, ये आया हुआ है यूनिट नंबर 10 यानी इकोलॉजी से। ये क्वेश्चन है इकोलॉजी से। कॉलम एक्स के अंदर आपको दिया गया है कुछ ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया है और कॉलम वाई के अंदर उनसे क्या प्रोसेस होती है इसके बारे में बताया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। बास इंट्रोडक्शन इनटू द एक्वेटिक सिस्टम। मानो मेरे पास ये जो है ना कोई एक्वेटिक सिस्टम है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है। वेट अ मिनट, मेरे पास ये कोई एक्वेटिक सिस्टम है, इसमें जो है पानी है और पानी के अंदर जो बांस होते हैं, बांस एक बड़ी सी मतलब लकड़ियाँ होती हैं जो कि एक्वेटिक सिस्टम में डाल दी जाती हैं ताकि उनसे आगे फाइबर बना सके। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बांस को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ ये जो बांस है ये इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, डाल दिए हैं, तो क्या होगा कि इस
इसमें इकोसिस्टम में जो भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर रहे हैं उनकी जो डेली का रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, जो भी वो काम कर रहे हैं, जिसको खा रहे हैं, वो नहीं मिलता है। उस वजह से जो पूरा एक्वेटिक सिस्टम है वो कैस्केड हो जाता है। कैस्केड का मतलब है सारा डिस्टर्ब हो जाता है। कैस्केड का मतलब होता है कि पूरा इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो गया है बास के इंट्रोडक्शन करते ही। अगर हम एक्वेटिक्स इकोसिस्टम में बास को इंट्रोड्यूस करते हैं, किसी रिवर में या फिर किसी पॉन्ड में हमने क्या किया, बांस डाल दिए हैं, तो वहाँ पर जो नॉर्मल लाइफ है जो सरवाइव कर रही थी वो सारे डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो जो ट्रॉफिक लेवल है उनमें कैस्केड हो जाता है बांस के इंट्रोडक्शन करने से। ठीक है, तो वहाँ पर जो ट्रॉफिक कैस्केड हो जाएगा अगर मैं बांस को इंट्रोड्यूस करूँगी एक्वेटिक सिस्टम के अंदर, यानी ए का हो जाएगा फोर्थ, ए का फोर्थ। और ए का फोर्थ दिया है मुझे केवल एक ही ऑप्शन में, तो मैं फर्स्ट भी कट कर सकती हूँ, थर्ड भी कट कर सकती हूँ और फोर्थ भी। ओके, बीवर्स क्या होते हैं, देखिए ये एक की स्टोन स्पीसीज होती हैं। की स्टोन स्पीसीज क्या है, एक ऐसी स्पीसीज जो कि उस पूरे इकोसिस्टम के लिए बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करती है। मतलब उसके एक के होने की वजह से कई सारी चीज़ें वहाँ पर ठीक होती हैं। अगर मैं उस एक को हटा दूंगी तो पूरा इकोसिस्टम जो है डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इस एक को इंट्रोड्यूस कर दूंगी तो पूरा इकोसिस्टम जो है स्टेबल हो जाता है। तो ऐसी स्पीसीज जो कि एक ही साथ में बहुत सारे फंक्शन प्ले करती है किसी भी इकोसिस्टम के अंदर या फिर किसी पॉपुलेशन में, तो वहाँ पर क्या होता है, उसको हम की स्टोन स्पीसीज बोलते हैं। तो ये जो मतलब बीवर्स जो है ये एक की स्टोन स्पीसीज है। देखो कैसे, जो बीवर्स हैं आर कंसीडर्ड की स्टोन स्पीसीज बिकॉज दे शेप देयर इकोसिस्टम बाय बिल्डिंग डैम्स। ये जो बीवर्स होते हैं देखो ऐसे दिखाई देते हैं, ये डैम्स को क्रिएट करते रहते हैं। जैसे अगर ये पानी में है तो डैम क्रिएट्स करते रहते हैं जिससे कि वेटलैंड बन जाता है और वहाँ जो आसपास के ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव कर पाते हैं अच्छे से। ठीक है, दीज डैम्स क्रिएट वेटलैंड हैबिटेट दैट बेनिफिट मैनी अदर एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज। मतलब इस एक की वजह से बहुत सारे एनिमल, बहुत सारे प्लांट जो है सरवाइव कर रहे होते हैं। तो बीवर्स आर कीस्टोन स्पीसीज बिकॉज दे शेप फ्रेश वाटर हैबिटेट्स, ट्रैप करते हैं सेडिमेंट्स को, न्यूट्रिएंट को प्रोसेस करते हैं, वाटर को फिल्टर करते हैं, स्लो एंड स्टेबलाइज वाटर फ्लो करवाते हैं जिससे कि इरोजन भी बचता है, मतलब इरोजन भी नहीं हो पाता है। जो मतलब वहाँ का जो वाटर फ्लो है वो स्लो रहता है जिस वजह से जो सोइल का इरोजन है वो भी नहीं हो पाता है। तो इस एक के होने की वजह से बहुत सारे काम होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं की स्टोन स्पीसीज। ठीक है, यानी कि सी का बी का हो जाएगा थर्ड, बी का थर्ड। तो बी का थर्ड भी दिया हुआ है हमें। ठीक है, इसके बाद सी बर्ड क्या है, और येलो एंड ब्लैक स्ट्रिप्स इन अ वास्प। एक वास्प के ऊपर येलो और ब्लैक कलर की धारियां बनी हुई है, वो क्या दिखाती हैं। देखिए एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं एपोसिमेटिज्म। इसका एपो का मतलब होता है अवे यानी दूर भाग जाना, सिमेटिक का मतलब होता है साइन। तो ये जो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि एपोसेमेटिज्म को शो करते हैं, मतलब उनकी बॉडी पर कुछ ऐसा इंडिकेशन होता है जो दूसरे प्रीडेटर्स को इंडिकेशन देता है कि मैं बहुत हार्मफुल हूँ, आप मुझसे दूर रहें। ठीक है, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी पर कुछ ऐसा साइन रखते हैं जिसको देख करके दूसरा समझ जाए कि ये काफ़ी खतरनाक है, ये जहरीला है, उससे दूर ही रहना है। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एपोसेमेटिज्म। ठीक है, is the use of warning coloration to inform potential predator that an animal is poisonous, venomous and otherwise dangerous। ठीक है, मतलब कि वो इंडिकेशन देता है कि ये जहरीला हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, उससे पहले ही दूर हो जाए। जैसे देखो इसको अगर आप देखते हैं तो कैसा लगेगा कि काफ़ी खतरनाक है, जहरीला है, तो आप क्या करेंगे, पहले ही इससे दूर रहेंगे। इसे बोलते हैं एपोसिमेटिज्म। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई हैं। तो डी का हो जाएगा सेकंड, और डी का आपको सेकंड दिया हुआ है। फिर दिया है सी बर्ड। सी बर्ड क्या करती है, बायो एक्यूमुलेशन करती है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें टॉक्सिन्स जो होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। मानो ऐसे लेके चलते हैं कि यहाँ छोटा सा कोई टॉक्सिन था और एक ऑर्गेनिज्म ने इसको खा लिया। अब एक बड़ा सा ऑर्गेनिज्म है जो ऐसे ऐसे 10-20 खा लेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे 10-20 खा लेगा। तो इसमें जरा सा था, इसमें भी जरा सा है, थोड़ा सा है, थोड़ा सा है, थोड़ा सा है।
अब जब ये सबको खाएगा तो इसके अंदर ये टॉक्सिन जो है ज़्यादा हो जाएगा। फिर एक बड़ा सा ऑर्गेनिज्म और है, ये क्या करता है, ऐसे 10 खाता है, तो जब ये इनको खाएगा तो ये जो टॉक्सिन है ये इसके अंदर और ज़्यादा हो जाएगा। और एक और बड़ा सा ऑर्गेनिज्म है जो ऐसे ऐसे 10 खाता है, तो इसमें इतना है, अगर एक में इतना है तो जब ये 10 खाएगा तो इसके अंदर बहुत सारा टॉक्सिन भर जाएगा, तो उसको बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। तो जो ट्रोफिक लेवल हम पढ़ते हैं कि एक को खाता है फिर दूसरा फिर तीसरा, तो ट्रोफिक लेवल में जो सबसे ऊपर होता है उसमें सबसे ज़्यादा टॉक्सिन प्रेजेंट होता है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ देखा भी है। तो ट्रोफिक लेवल में ये फर्स्ट ट्रोफिक लेवल है, मानो ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो ये सबसे टॉप पर है, सबसे ऊपर है, तो इसमें टॉक्सिन भी सबसे ज़्यादा मिलेगा। इसे बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन, मतलब एक्यूमुलेट कर लेना टॉक्सिन्स को। जैसे देखो, बर्ड लाइक pelicans and gulls are at the top of the food chain, meaning they can accumulate large quantity of the toxins in the marine ecosystem through a process called the bioaccumulation। जैसे देखो, ये सी वाटर है और इसमें कोई टॉक्सिन है, ये टॉक्सिन इसने खाया, प्लांट प्लैंक्टॉन्स ने खाया, फाइटोप्लैंक्टॉन्स ने खा लिया, फिर फाइटोप्लैंक्टॉन्स को खाया जू प्लैंक्टॉन्स ने, तो वो टॉक्सिन इनके अंदर चला गया। अब जू प्लैंक्टन को खाया इनवर्टिब्रेट्स ने, तो वो टॉक्सिन फिर इसके अंदर चला गया। फिर इनवर्टिब्रेट को खाया फिश ने, तो वो टॉक्सिन इसके अंदर चला गया। फिर फिश को खाया सी बर्ड ने, तो उसके अंदर चला गया। फिर उसको खाया मैरीन मैमल्स ने, तो वो जो टॉक्सिन है इसके अंदर चला गया। तो पहले टॉक्सिन इतना सा था, फिर थोड़ा ज़्यादा टॉक्सिन हुआ, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, और यहाँ सबसे ज़्यादा टॉक्सिन मिलेगा, ठीक है। तो जो सी बर्ड होती हैं वो ट्रोफिक लेवल में ऊपर होती हैं, इसीलिए वो बायो एक्यूमुलेशन करती हैं, मतलब टॉक्सिन को इकट्ठा कर लेती हैं, या फिर टॉक्सिन इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सी का हो जाएगा 1, सी का 1, यानी कि द सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आया है यूनिट नंबर 13, यानी मेथड्स इन बायोलॉजी से। कॉलम ए के अंदर आपको दिया गया है, टर्म्स दी गई हैं कॉलम ए के अंदर, और कॉलम बी के अंदर उनकी प्रॉपर्टीज आपको बताई हैं, बताना है मैच करके कि कौन सा आंसर सही है, ठीक है। तो एक है बल्क सेग्रीगेंट एनालिसिस यानी BSA, फिर है NILS यानी कि नियर आइसोजेनिक लाइंस, फिर एसोसिएशन मैपिंग, फिर है SNPs यानी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही है, ठीक है। तो देखिएगा, जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है ये एक कोडोमिनेंट मार्कर होता है। अगर आपने मार्कर्स के बारे में पढ़ा है, डोमिनेंट मार्कर्स होते हैं, कोडोमिनेंट होते हैं, तो जो SNPs होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ कोडोमिनेंट मार्कर, तो यानी डी का हो जाएगा 3rd, और डी का 3rd जो है केवल हमें एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है जो कि फर्स्ट है। सेकंड भी कट, थर्ड भी काट देंगे, फोर्थ भी, डी का है 3rd, ठीक है। अब देखिए NILS क्या है, नियर आइसोजेनिक लाइंस। ये कैसे फॉर्म होती है, जब हम F1 को लगातार क्रॉस कर रहे होते हैं पेरेंट्स के साथ में, ठीक है, मतलब हम रिपीटेड, मतलब बार बार जो F1 की प्रोजेनी आ रही है उसको हम उनके पेरेंट से ही क्रॉस करवा रहे हैं, तो इससे हमें मिलती है नियर आइसोजेनिक लाइंस, ठीक है। तो ये बी का हो जाएगा यहाँ पर 4th, तो बी का 4th दिया हुआ है, ठीक है। बल्क सेग्रीगेंट एनालिसिस और एसोसिएशन मैपिंग के बारे में चलिए बात करते हैं। देखिए, बल्क सेग्रीगेंट एनालिसिस जिसको BSA बोलते हैं, ये एक टेक्निक है जो यूज़ की जाती है आइडेंटिफाई करने के लिए जेनेटिक मार्कर्स एसोसिएटेड विद अ म्यूटेंट फिनोटाइप। मतलब एक फिनोटाइप को देखा जाएगा, वो कौन से मार्कर के साथ में एसोसिएट है, ये जानने के लिए हम BSA का यूज़ करते हैं। It is a high throughput QTL mapping approach that allow the geneticist to discover gene that confer the certain traits of interest such as disease resistance और susceptibility, ठीक है। जो जेनेटिसिस्ट होते हैं, मतलब ऐसे साइंटिस्ट जो जेनेटिक्स पर काम करते हैं, वो क्या करेंगे, इस BSA का यूज़ करेंगे ये देखने के लिए कि कोई भी फिनोटाइप है जो हमको मिला है उसके साथ में कौन सा मार्कर एसोसिएट है,
और ये QTL मैपिंग के लिए भी काफ़ी ज़रूरी होता है। QTL मैपिंग का मतलब है क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकाई के बारे में, मतलब कि एक ऐसा जीन या फिर एक ऐसा कैरेक्टर जो बहुत सारे जीन जिसको बनाते हैं तो उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकाई। QTL मैपिंग में भी इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है। ठीक है, अच्छा SNPs क्या है हमने पढ़ भी लिया है। ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है जो कि एक कोडोमिनेंट मार्कर की तरह एक्ट करता है। ओके, नियर आइसोजेनिक लाइंस क्या है, NILS आर द फ्रीक्वेंटली द प्रोडक्ट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स वेयर द ऑब्जेक्टिव हैज बीन द इंट्रोग्रेशन ऑफ अ डिजायरेबल कैरेक्टर और ट्रेट फ्रॉम अ डोनर पेरेंट इनटू एन अदरवाइज एग्रोनॉमिकली एक्सेप्टेबल कल्टिवेटर, मतलब रिकरेंट पेरेंट। In a back cross breeding, the recurrent parent is the parent that is used repeatedly in the crossing scheme. The recurrent parent is also known as the recipient parent. देखो होता क्या है, मानो मेरे पास ये एक पेरेंट है और ये दूसरा है, इससे मुझे एक प्रोजेनी मिली है और इसमें जो फर्स्ट वाला है इसके पास कोई बढ़िया से कैरेक्टर है, लेकिन जो मेरे पास ये प्रोजेनी आई है उसमें वो कैरेक्टर थोड़ा कम है और मैं चाहती हूँ कि ये जो कैरेक्टर है जो कि फर्स्ट वाले पेरेंट के पास है ये आगे भी जाए। तो मैं क्या करूँगी, ये जो प्रोजेनी आई है उसको फिर से मेट करवा दूंगी इस फर्स्ट वाले के साथ में। फिर यहाँ से जो प्रोजेनी आएगी इसको मैं फिर से मेट करवाऊंगी फर्स्ट वाले के साथ में। फिर इससे जो नई प्रोजेनी आएगी इसको मैं फिर से मेट करवाऊंगी फर्स्ट वाले के साथ में। इससे क्या होगा कि लगातार ऐसे करवाते करवाते मुझे जो प्रोजेनी मिलेगी वो पेरेंट जैसी ही होगी, क्योंकि मैं चाहती भी यही हूँ कि पेरेंट के अंदर जो कैरेक्टर है वही प्रोजेनी में आए, तो मैं बार बार उसको इससे मेटिंग करवाऊंगी। तो इससे मुझे मिलता है नियर आइसोजेनिक लाइंस। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई हैं। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने मैच कर लिया है कि ए का क्या है, सेकंड है, मतलब बल्क सेग्रीगेंट एनालिसिस में क्या आएगा, मैपिंग करते हैं यहाँ पर हम मोनोजेनिक क्वालिटेटिव ट्रेट्स की। ठीक है, क्या करते हैं हम यहाँ पर जो मैपिंग करते हैं मोनोजेनिक क्वालिटेटिव ट्रेट की, तो ए का हो जाएगा सेकंड। NILS हमें कैसे मिलता है, फोर्थ से मिलता है, मतलब कि बार बार हम क्या करेंगे, बैक क्रॉसिंग करवाएंगे। SNP क्या है हमारा, कोडोमिनेंट मार्कर है यानी थर्ड। ठीक है, और जो C है एसोसिएशन मैपिंग, इसमें हम क्या करते हैं, QTL एनालिसिस ऑफ वाइडर जेनेटिक डाइवर्सिटी यूजिंग द फ्यूअर इंडिविजुअल। कम इंडिविजुअल को यूज करके हम क्या करते हैं, जो बहुत सारे जीन होते हैं उनकी डाइवर्सिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये आया है यूनिट नंबर 12 अप्लाइड बायोलॉजी से। देखिए, कॉलम X के अंदर आपको दिए गई हैं कुछ टेक्निक्स और कॉलम Y के अंदर दिया गया है कि इनको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैच करके बताना है कौन सा आंसर यहाँ पर सही है। तो दिया है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। पहले जान लेते हैं ये क्या होती हैं। तो देखिए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जिसको हम MAB भी लिखते हैं, आर मेड बाय आइडेंटिकल इम्यून सेल्स दैट आर क्लोन ऑफ अ सिंगल पेरेंट सेल। मतलब ऐसी एंटीबॉडीज जो कि केवल एक सेल को यूज करके ही बनाई जाती है, मतलब ये स्पेसिफिक होती हैं, किसी एक को यूज करके ही बनाई जाती हैं और किसी एक के लिए ही होती हैं। मतलब ये ऐसी एंटीबॉडी है जो किसी एक एंटीजन के लिए ही काम करती हैं। दे बाइंड टू ओनली वन एंटीजन, ये केवल एक ही एंटीजन से बाइंड करेंगी। नाम में भी इंडिकेशन है, मोनोक्लोनल है। पॉलीक्लोनल क्या होती हैं, ऐसी एंटीबॉडीज जो कि बनी होती हैं बहुत सारे इम्यून सेल को मिलाकर के हम बनाते हैं और ये बाइंड करती हैं मोर देन वन एंटीजन से। ठीक है, उन्हें बोलते हैं पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। चलिए मैच कर लेते हैं। बैक्टीरियल एग्लूटिनेशन, इसके लिए हम किसी भी एंटीबॉडीज का यूज कर सकते हैं, आइदर वो मोनोक्लोनल हो या फिर पॉलीक्लोनल हो। ठीक है, तो यानी ए का हो जाएगा थर्ड। ऐसे ही वेस्टर्न ब्लोटिंग जो होती है ये भी हम कैसे करते हैं, दोनों से कर सकते हैं, मोनो से भी और पॉली से भी, तो बी का भी थर्ड हो जाएगा। इसके बाद डिटेक्शन ऑफ ए साइटोकाइन यूजिंग अ सॉलिड फेज एलाइजा। मैं एलाइजा को यूज करके एक साइटोकाइन को फाइंड आउट करना चाहती हूँ, तो इसके लिए मुझे स्पेसिफिक रखना पड़ेगा। एलाइजा मैं यूज कर रही हूँ तो मैं स्पेसिफिक एंटीबॉडीज को लूंगी ताकि वो स्पेसिफिक साइटोकाइनिन से ही बाइंड करे। तो यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूंगी मोनोक्लोनल का, यानी कि सी का हो जाएगा 1।
ऐसे ही मुझे अगर एक स्पेसिफिक टिश्यू टाइपिंग करनी है, मतलब उसको डायग्नोसिस करना है, तो भी मुझे एक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ की ही रिक्वायरमेंट होगी, यानी डी का भी क्या हो जाएगा 1। ए बी का थर्ड है, ए का थर्ड है, बी का थर्ड है, सी का 1 है और डी का 1 है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, तो हमारे जो जून 2020 शिफ्ट 1 के क्वेश्चन भी हमने कर लिए हैं मैचिंग टाइप, और शिफ्ट 2 के भी कर लिए हैं। तो आज की वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।